हेलो बच्चों, कैसे हो आप? कुछ सुनाई दिया? ये किसकी वजह से, ये जो साउंड तुम लोग को सुनाई दिया, ये किसकी वजह से आ रहा है बताओ? यस, ड्यू टू द फ्रिक्शन। सो आज का टॉपिक है फ्रिक्शन, दैट इज चैप्टर 5, दैट इज फ्रिक्शन। ओके, तो आज बेसिकली हम लोग एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या है, कैसे जनरेट होता है, किस तरफ से वो डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में वो काम करता है, और थोड़ा बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रिक्शन चैप्टर शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम लोग एज्यूम करो कि जब तुम लोग फील्ड में खेलने जाते हो, या क्रिकेट बॉल हो या फुटबॉल हो, जब उसे तुम लोग हिट करते हो तो वो बॉल कुछ डिस्टेंस कवर करके रुक जाता है। क्यों? तो एक कॉन्सेप्ट जो तुम लोग पढ़े थे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में, वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करो। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोकना है, किसी भी ऑब्जेक्ट एक स्पीड से जा रहा है, उसे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? उसके जो डायरेक्शन है, उसके जाने का जो डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना होगा, राइट? सो अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स जो जिस स्पीड से बॉल जा रहा था, उस फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो वो फोर्स जो स्पीड जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये बॉल फील्ड में मूव कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, उसके जो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स मान लो ये फील्ड है, ठीक है, तो ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? तो ये बॉल कुछ देर जाके रुक जाता है। इसका मतलब क्या है? ये बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कुछ अप्लाई हो रहा है, कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये बॉल रुक जा रहा है। दैट मीन्स ये डायरेक्शन में बॉल जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स फोर्स हो रहा है, वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक दो सरफेस के बीच में एक पैदा होने वाली एक फोर्स है, जो वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो काम करता है। और एक चीज देखो, ये जो बॉल और ये जो फील्ड है, इसके कांटेक्ट में जो जितना पोर्शन है, उसी पोर्शन में, कांटेक्ट पोर्शन में ये फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। हम लोग फोर्स और प्रेशर चैप्टर में क्या पढ़े थे कि कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या है? एग्जांपल ऑफ ए कांटेक्ट फोर्स। दैट मीन्स ये दो सरफेस के बीच में प्रोड्यूस होता है जब वो दो सरफेस कांटेक्ट में रहता है। ओके, सो दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स। अब इसके डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि ये जो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है? दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में एक फोर्स है, इसी डायरेक्शन में एक फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है। और क्या काम करता है कि ये ऐसे हवा में अप्लाई नहीं होता है, ये कहां पे अप्लाई होता है? ये सरफेस के अलोंग सरफेस, टेंजेंशियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये टेंजेंशियल काम करता है। दैट मीन्स सरफेस के अलोंग में ये काम करता है। सो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शन एंड मूवमेंट ऑफ बॉल, राइट? तो मूवमेंट ऑफ बॉल इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, राइट? सो अगर ये बॉल की जगह में अगर हम लोग एक ब्लॉक यहाँ पे रखेंगे, तो मान लो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड टेंजेंशियल टू दैट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के टेंजेंशियल में काम करेगा। ओके, एंड दिस फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स, जो फोर्स जब दो सरफेस, मतलब ये ऑब्जेक्ट का सरफेस और ये जो फील्ड का सरफेस या फ्लोर का सरफेस है, वो सरफेस जब कांटेक्ट में आएगा, तब इन दोनों के बीच में एक फोर्स पैदा होगा। वो फोर्स क्या है? फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन क्या काम करता है? ये ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट में काम करता है, और इसका जो मूवमेंट है उसको अपोज करता है। हम लोग जानते हैं किसी भी मूवमेंट को मूवमेंट अपोज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स काम कर रहा है, तभी ना ये मूवमेंट अपोज हो रहा है। तो दैट फ्रिक्शन इज
एक्टेड ऑपोजिट टू दैट मोशन। ओके, ये मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा और टेंजेंशियल काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। दैट मीन्स ये जो फ्रिक्शन जेनरेट हो रहा है दो सरफेस के बीच में, ये क्यों जेनरेट हो रहा है। ओके, सो कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब किसी भी सरफेस, ये बोर्ड का जो सरफेस है या तुम्हारा घर का फ्लोर का जो सरफेस है या फील्ड का जो सरफेस है, किसी भी सरफेस हो, वो चाहे स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस, वो उस सरफेस में थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी रहता है। दैट मीन्स ये ऐसे दिखने में ये प्लेन लग रहा है, पर अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सरफेस में भी थोड़ा इरेगुलरिटी है। दैट मीन्स अप्स एंड डाउन्स है। ओके, तो क्या होता है कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है जिसके अगर माइक्रोस्कोप से देखने से ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। दैट मीन्स इसमें इरेगुलरिटी है, अप डाउन है। ओके, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। ठीक है, सो दैट इज ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ओके, सो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है, इन दो इरेगुलरिटीज में एक इंटरलॉकिंग हो जाता है। दैट मीन्स मान लो कि ये ऐसे 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 इरेगुलरिटीज है और ऐसे इरेगुलरिटी। ओके, सो इसमें इंटरलॉकिंग हो जाता है। तो मान लो ये जो हैंड है ये मैं इस तरह से मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे इंटरलॉक हो गया, तो ये मूव करेगा, नहीं करेगा। ये जो लेफ्ट हैंड है मेरा, ये ऊपर की तरफ अगर मूव करना चाहता है तो ये मूव नहीं कर पाएगा। ये जो राइट हैंड है अगर ये नीचे की तरफ मूव करना चाहता है तो भी नहीं मूव करेगा। ओके, सो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि इंटरलॉकिंग हो रहा है। तो हर एक सरफेस क्या है, उसमें जितना भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, उसमें थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी रहता है। जो स्मूथ सरफेस है उसमें इरेगुलरिटी का पोर्शन, जो मतलब ये इरेगुलरिटी जो है वो कम रहता है, और रफ सरफेस में क्या होता है, ज्यादा रहता है। पर रहता है, इरेगुलरिटी रहता है। तो इस इरेगुलरिटी की वजह से दोनों सरफेस में एक इंटरलॉकिंग हो जाता है। इस इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर सरफेस रफ हुआ तो उसमें इरेगुलरिटी जो है वो ज्यादा रहेगा। दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन भी ज्यादा रहेगा। अगर सरफेस स्मूथ रहा तो उसमें इरेगुलरिटी जो है वो कम रहेगा, फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। इजंट इट? इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो एक क्रिकेट बॉल है तुम्हारे पास, उसको तुम लोग फील्ड में जो है, ग्रास फील्ड जो है उसमें रोल करवा रहे हो। ठीक है, तो वो एक डिस्टेंस जाके कवर करके वो रुक जाएगा। उस सेम बॉल को सेम फोर्स से तुम लोग अपना घर का जो टाइल्स का या मार्बल्स का फ्लोर है उसमें रोल करवा रहे हो, तो देखोगे तुम ज्यादा डिस्टेंस बॉल कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा घर का जो फ्लोर है उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम है। राइट, सो फ्रिक्शन कम होने से वो बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और फील्ड में क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा होने से बॉल जो है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, सो फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है जो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उन दोनों सरफेस के बीच में एक इंटरलॉकिंग हो जाता है ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑफ बोथ द सरफेसेस। राइट, सो उस इरेगुलरिटी की वजह से एक इंटरलॉकिंग हो जाता है। इंटरलॉकिंग की वजह से ये देखो ये मूव नहीं कर रहा है, तो मूव जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करेगा तो ऑब्जेक्ट उसे, वो जो सरफेस है उसे अपोज करेगा। दैट अपोजिशन इज नथिंग बट द फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करता है? जो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है फ्रिक्शन। ओके, सो दैट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो हम लोग यहां से एक कंक्लूजन में आ सकते हैं कि जो क्या फैक्टर है जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, दैट मीन्स फैक्टर, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ फ्रिक्शन। फैक्टर ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स क्या क्या फैक्टर है जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करता है। तो एक जो क्या है, नेचर ऑफ द सरफेस। दैट मीन्स क्या है, सरफेस रफ है या स्मूथ। अगर स्मूथ सरफेस हुआ, सॉरी ये गिर गया, देखो ये क्यों गिर गया, यहां पे देखो हम लोग ग्रिप कर रहे थे तो क्या हुआ, ये गिरने से
किस लिए रुक रहा था, ये फ्रिक्शन की वजह से। यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, ये मैंने लूज कर दिया तो क्या हुआ, ये फ्रिक्शन जो है वो कम हो गया और नीचे इसके वेट की वजह से ये गिर गया। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ ए फ्रिक्शन आल्सो। ओके, सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि नेचर ऑफ द सरफेस, दैट मीन्स सरफेस क्या है, सरफेस स्मूथ है या रफ है। दैट मीन्स क्या है, अगर सरफेस रफ हुआ तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर सरफेस स्मूथ हुआ तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। सो दैट इज द नेचर ऑफ द सरफेस। तो दैट मीन्स ये फैक्टर जो है एक फैक्टर है जिसकी वजह से फ्रिक्शन में इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, फोर्स प्रेसिंग द सरफेस। इसका मतलब समझो। ओके, तो यहां पे मैं इसे एक है, यहां पे सरफेस है। ओके, इसमें एक ब्लॉक है, इसको तुम ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, एक थ्रेड उसमें अटैच करके उसे पुल कर रहे हो। तो तुम पहले पुल करोगे धीरे से, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, धीरे धीरे तुम्हारा जो फोर्स है तुम इंक्रीज करोगे, तो एक टाइम आएगा जब ये मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक जो फोर्स मेजर करने की जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो फोर्स जो है तुम नोट कर लिए हो। अब तुम लोग क्या करोगे कि इसमें एक और ब्लॉक अटैच कर दोगे इसके ऊपर, फिर ये जो थ्रेड है इसे तुम खींच रहे हो। तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि पिछले प्रीवियस केस में जो फोर्स देने से ये ब्लॉक मूव कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा फोर्स देने के बाद ये जो पूरा सिस्टम है ये मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक नीचे की तरफ, इसकी वेट की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग जब इसे पुल कर रहे हैं तो ये जो फ्रिक्शन इस सरफेस के बीच में जनरेट हो रहा है, वो फोर्स से ये फ्रिक्शन को ओवरकम करके ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करता है। जब इसके ऊपर और एक ब्लॉक हम लोग रख देते हैं तो क्या हुआ, इसका वेट जो है ये इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स ये पूरा सिस्टम जो सरफेस में प्रेशर डाल रहा है ड्यू टू द वेट ऑफ दैट दिस टू बॉडीज, वो इंक्रीज हो गया है। पहला केस में क्या था, मान लो कि पहला केस में क्या था, इसमें W1 था, तो दूसरा केस में क्या है, W2, राइट। सो W1 is less than W2, W2 is greater than W1, right? So W2 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों ब्लॉक है तो सरफेस में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ज्यादा है, राइट। तो जब ये फोर्स में ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो इसका जो फ्रिक्शन है वो भी बढ़ चुका है। सो हम लोग अगर इसे पुल करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा फोर्स लगेगा ये पूरा सिस्टम को मूव करने के लिए। ठीक है, सो फोर्स प्रेसिंग द सरफेस, सो दैट मीन्स क्या है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि अगर ज्यादा वेट का कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, दैट मीन्स फ्रिक्शन भी ज्यादा है। और अगर लाइट कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कम है तो क्या है, उसका जो फ्रिक्शन है और सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में वो भी कम है, तो हम लोग को कम फोर्स देने से ही चलेगा। ठीक है, तो पहले क्या होता है, मान लो कि ये जो डस्टर है ये हमारे ये हाथ में यहाँ पे मैं रख दिया हूँ, ठीक है, तो मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये मूव कर रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स मेरा अप्लाई किया हुआ जो फोर्स है उससे ज्यादा है, इसलिए ये मेरा फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मूविंग, राइट। तो मान लो कि मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, मेरा फोर्स जो है वो ज्यादा हो गया, फिर ये मूव करना शुरू किया। ठीक है, सो दीज आर द कॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड इफेक्ट दैट इज अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। तो क्या क्या इफेक्ट है, पहला इफेक्ट है नेचर ऑफ द सरफेस स्मूथ है या रफ है, अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, स्मूथ है तो फ्रिक्शन
कम है। सिमिलरली फोर्स प्रेसिंग द सरफेस, दैट मीन्स ये इसको हम लोग वेट की तरह भी हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। फोर्स प्रेसिंग द सरफेस दैट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है वो सरफेस पे ज़्यादा फोर्स से प्रेस कर रहा है सरफेस को। अगर जो फोर्स जो है, वेट जो है वो कम है तो वो कम फोर्स से सरफेस में प्रेस कर रहा है, राइट। तो एक इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि मान लो ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ओके। अब एक दोस्त से तुम लोग एक फ्रेंड से बोलते हो कि इसे ऐसे प्रेस करने के लिए, अगर ये ऐसे प्रेस करेगा और मैं यहाँ पे फोर्स डालूंगा तो प्रीवियस केस के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेस करने से फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे वो जो प्रेसिंग है उसको हम लोग वेट की टर्म से यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अगर वेट बढ़ जाए तो जो प्रेस कर रहा है वो जो फोर्स है, प्रेसिंग फोर्स, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, isn't it? So वेट अगर इंक्रीज हो जाए तो भी जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज करेगा, और अगर वेट डिक्रीज हो जाए तो फ्रिक्शन जो है वो भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो दिस आर द कॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड द फैक्टर इफेक्टिंग द फ्रिक्शन, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, ओके। सो नेक्स्ट इज स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डस्टर की मदद से दैट इज ये डस्टर जो है ये हैंड में फिक्स्ड है, ठीक है। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा है। मैं फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीज किया हूँ, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है। मैं फिर से इंक्रीज किया हूँ, फिर भी ये नहीं मूव कर रहा है। अब इससे इंक्रीज करने से ये मूव करना शुरू करेगा। तो क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस में था, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, ओके। सो दैट मीन्स ये जो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है वो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जब हम लोग फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तब इसमें एक फ्रिक्शन जेनरेट होना शुरू किया है, ठीक है। सो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में जेनरेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दैट इज फ्रिक्शन एंड दैट इज ओनली फोर्स, ओके, दैट इज फ्रिक्शन एंड दैट इज ओनली फोर्स। मैं फिर फोर्स इंक्रीज किया हूं, फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, ओके। मैं यहाँ फोर्स पहले स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम था, मैं फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ, फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। ऐसे करते 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 एक मोमेंट आएगा जहाँ पे ये फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तब क्या होगा, जब हम लोग फोर्स फिर से इंक्रीज कर देंगे तो ये फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा। ये जो फ्रिक्शन की वजह से जो ऑपोजिशन है, जो फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा है, जो ऑपोजिशन है उसको ओवरकम कर जाएगा फोर्स ओवरकम करके क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ओके। सो दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में रहता है तब जो फ्रिक्शन पैदा होता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, जब हम लोग फोर्स इसमें अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट में तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। जब हम लोग फोर्स इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करते 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 ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज होते होते एक टाइम आएगा जहां पे इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा, ओके। दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग कंडीशन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ दैट स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। उस मैक्सिमम लिमिट में ये स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तब हम लोग अगर फिर से फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब जनरेट होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में रहता है तब ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है दैट इज नथिंग बट द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई जब हम लोग करते हैं तब ये फोर्स के साथ साथ ये भी इंक्रीज होता है, एक टाइम तक ये इंक्रीज होता है। उसके बाद क्या होता है, फोर्स अगर हम लोग फिर से इंक्रीज करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू में जाता है। फिर क्या होता है, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो उससे ऊपर चला जाता है और ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है।
ठीक है। तो जब से जिस पॉइंट से और जिस मोमेंट से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में रहता है, तब भी सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है। दैट इज नथिंग बट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट इज नथिंग बट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, और इसे काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में रहता है तब क्या होता है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन ये ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जनरेट होता है। दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट मीन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम है। ओके, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ हो, बॉल हो, वो रेस्ट कंडीशन में है। वो रेस्ट कंडीशन से अगर तुम लोग उसे मूविंग कंडीशन में लाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, रेदर इन कंपैरिजन कि वो एक बॉल जो है वो मूव कर रहा है, और उस जब मूव करता है वो करते करते अगर तुम उसका स्पीड बढ़ाना चाहते हो या उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो फोर्स क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तब उसमें फ्रिक्शन कम जनरेट होता है, rather than the in comparison जब वो रेस्ट कंडीशन में रहता है। तो रेस्ट कंडीशन में जब रहता है तब उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है, और जब वो मूविंग कंडीशन में रहता है तब उसमें क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है कि ये जो एक सरफेस है, मान लो यहाँ पे एक बुक तुम लोग रखे हो, ये एक टेबल टॉप है, इसमें एक बुक रखे हो, ठीक है, और बुक यहाँ पे एक कॉपी कॉल है, कॉपी कॉल की मदद से, राइट, ये नीचे एक वेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वेट डालने की जगह है। तो जब ये बुक रेस्ट कंडीशन में रहता है तो ये अगर हम लोग यहाँ पे वेट इंक्रीज करेंगे तो एक टाइम आएगा जब ये बुक मूव करना शुरू करेगा। तो ये जब ये बुक मूव करना शुरू कर दिया तो इसमें क्या होगा, तब तक जब तक नहीं मूव कर रहा था तब तक इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है। जब ये मूव करना शुरू करता है तब क्या होता है, उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है, राइट। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, ये देखो, ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, क्योंकि ये अगर हम लोग जब मूविंग कंडीशन में है तब यहाँ पे जो वेट हम लोग अप्लाई कर रहे थे उसके कम वेट अप्लाई करने से भी ये मूविंग कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में रहता है तब ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है दैट इज नथिंग बट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट कंडीशन में रहता है तब जो फ्रिक्शन पैदा होता है दैट इज नथिंग बट द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या क्या देखें, एक बार मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर रहा हूं कि पहले हम लोग देखें कि फ्रिक्शन क्या है, एक्चुअली ये चीज क्या है। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ फोर्स, ये भी एक फोर्स है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और देयर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, और टेंजेंशियली काम करता है, राइट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस एंड फोर्स प्रेसिंग द सरफेस, दैट मींस द वेट, यू कैन से द वेट। वेट अगर इंक्रीज करेगा तो वो सरफेस पे ज्यादा प्रेसिंग फोर्स अप्लाई करेगा तो उसमें फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लाइट वेट का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सरफेस में कम प्रेसिंग फोर्स अप्लाई करेगा तो उसमें भी फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। और फ्रिक्शन जनरेट क्यों होता है कि दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज है वो इरेगुलरिटीज की वजह से दोनों सरफेस में एक इंटरलॉकिंग हो जाता है, उस इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। और हम लोगों ने क्या देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और मूविंग और काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो ये हम लोग एक इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन क्या है, कैसे फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम लोग देखोगे कि हम लोग जो क्रिकेट और फुटबॉल का जो शूज होता है उसमें स्पाइक्स रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो इंटरलॉकिंग है दोनों सरफेस के बीच में, ये अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा।
तो अगर कोई भी मान लो कि ये जो एक शूज़ का जो नीचे का ये है, ठीक है, तो उसमें स्पाइक्स है, दैट मीन्स क्या है, फील्ड में वो फील्ड के साथ उसका जो इंटरलॉकिंग है वो इंक्रीज हो जा रहा है, राइट। सो इसका जो फ्रिक्शन है इस टाइप का शूज़ का ये ज़्यादा है, तो प्लेयर जो है वो स्लाइड नहीं करता है फील्ड में, राइट। सो ऐसे हम लोग फ्रिक्शन डिक्रीज या इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो फील्ड है उस फील्ड में क्या होता है, फील्ड हम लोग एकदम साफ सुथरा रखते हैं, ग्रास कम रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो अगर मान लो कि फील्ड जो हम लोग प्लेन नहीं करते, अगर राफ फील्ड हम लोग रखते हैं तो अगर तुम लोग बॉल हिट करोगे तो बॉल बाउंड्री के बाहर कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज करवा रहे हैं, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन जो है वो हम लोग इंक्रीज करवा रहे हैं, ठीक है। सो हमारा जो काम है उसके हिसाब से हम लोग फ्रिक्शन कभी इंक्रीज करते हैं, कभी डिक्रीज करते हैं। Okay, so that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।